हज 2021 के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। अब ये दरख्वास्त फॉर्म 10 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। वाज़ रहे कि दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी हज हाउस मुंबई में हज 2021 के सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज़मीन हज की सहूलतों के लिए अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए हैं और इसके लिए अलहदा अखराजात भी तय किए गए हैं। एप्लीकेशन की डेट को हम बढ़ा रहे हैं, वहीं पर जो है ये भी बताने में खुशी हो रही है कि जो डिफरेंट एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उसमें भी एक्सपेक्टेड अनुमानित जो खर्च है वो भी काफी हद तक अभी के जो अलग अलग एजेंसीज के फीडबैक के बेस पर कह सकते हैं हम घट रहा है। जिसमें अहमदाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाने वाले हैं उनको अप्रोक्सीमेट 3,28,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और अहमदाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे वो गुजरात के सभी जो हज यात्री हैं वो जाएंगे। उसी तरह से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जाएंगे उनका भी एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 3,29,000 के इर्द गिर्द आएगा। अभी बाद में रिव्यू होगा, हो सकता है और इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन अभी जो इस वक्त आज एट प्रेजेंट है उसमें जो मुंबई के एम्बार्केशन पॉइंट से जो लोग जो स्टेट जाने वाले हैं उसमें जो है वो महाराष्ट्र है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, दादर नगर हवेली है। उसके अलावा जो है वो बेंगलुरु से जो लोग जाने वाले हैं उनका भी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आ सकता है वो 3,42,000 के इर्द गिर्द होगा। तो बेंगलुरु से भी जो लोग जाएंगे वो जो जिन स्टेट्स को जाना है वो जो है वो कर्नाटक के सभी जो हज यात्री हैं वो होंगे। उसी तरह से जो है वो कोची से जो है वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो लगभग 3,56,000 के इर्द गिर्द होगा। कोची से जो जाएंगे वो केरल के लोग हैं, लक्षद्वीप के हैं, पौंडीचेरी के हैं, तमिलनाडु के हैं, अंडमान निकोबार के होंगे। लखनऊ से जो लोग जाएंगे लखनऊ एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको अप्रॉक्सीमेट 3,44,000 के इर्द गिर्द उनका खर्च आएगा। और लखनऊ से जो जाएंगे वो उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं। हज 2021 के लिए फॉर्म भरने की तारीख में मरकजी हज कमेटी ने तौसी कर दी है। अब आज़मीन हज 10 जनवरी 2021 तक अपना फॉर्म दाखिल कर सकेंगे। 1 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। मध्य प्रदेश से कल 2,125 आज़मीन हज फॉर्म दाखिल किए गए थे। मुहिबान भारत कमेटी ने आज़मीन हज के मुतालबात को लेकर स्टेट हज कमेटी के तौसत से मरकजी हज कमेटी को मेमोरेंडम पेश करते हुए सफर हज के अखराजात को कम करने के साथ महरम के बगैर खवातीन की तर्ज पर महरम के साथ खवातीन की फीस प्रोसेसिंग में छूट देने का मुतालबा किया। फॉर्म जमा करने की तारीख में तौसी की गई और उसका लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे साथ मुहिबान भारत कमेटी के लोग मौजूद हैं और मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के सीईओ भी मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ पूरे अपने नाजरीन को कि आज की तारीख तक यानी एक महीने में पूरे हिंदुस्तान से 40,000 आदमी ने हज ने ही हज फॉर्म जमा किया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 2,125 आदमी ने हज ने फॉर्म जमा किया। अगर हम पिछले साल की उससे बात करें तो एक महीने में 13,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश से हज जमा किए गए थे, जबकि हिंदुस्तान की सतह पर 2 लाख से ज्यादा आदमी ने फॉर्म दाखिल किए थे। तो अगर ये फॉर्म जो है इसमें कुछ लोग मौजूद हैं, आप लोगों ने क्या मुतालबा किया है? देखिए, हमने तो जो मुतालबा किया है, जो हमारे हज कमेटी के सीईओ हैं उनको ये हमने दाऊद साहब को कि एक तो यही है कि जो महरम ना महरम वाला जो मामला है उसमें भी थोड़ा सा गौर करें और ना महरम और महरम का फर्क खत्म करके सबको हज पे जाने की इजाजत दी जाए। दूसरा हमने ये बात की है कि प्रोसेसिंग फीस सिर्फ आधी महिलाओं की वापस की जा रही है, आधी की नहीं, तो सारी महिलाओं को महिलाओं की दृष्टि से देखते हैं उन सबकी प्रोसेसिंग फीस वापस की जाए। जो है पूरा प्रोसेस जो है आप लोगों ने बहुत सारे इंतजाम किए, ऑनलाइन सारी चीजें की जा रही हैं और उसके बावजूद जो है इतनी तादाद कम क्यों आई, क्या वजह है? देखिए, तादाद कम आने की बड़ी वजह तो पेंडेमिक है, कोविड है, जिसके सिलसिले से अभी जो आज़मीन हज हैं जो जाना चाह रहे हैं वो ये इंश्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये क्या होगा, आगे क्या सिलसिला बनेगा। एक तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी वजह है, सर्टेनिटी नहीं है।
दूसरी बड़ी वजह हो सकती है जो हज की कीमत जिसे खर्च कह रहे हैं, वो हज का खर्च जो है वो अंदाज लगाया गया है कि 3,75,000 से 5.25 लाख। मुंबई से मुत्तसिल थाने में हर साल सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हज के फॉर्म तकसीम किए जाते हैं, लेकिन इस साल फॉर्म तकसीम करने में मायूसी का सामना करना पड़ा। कोरोना वबा, सफर हज के अखराजात में इजाफा और उम्र की कैद के बायस लोगों में अदम दिलचस्पी नजर आई। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी थाना की जानिब से गुज़िश्ता हम 14 से 15 बरसों से जो हज का फॉर्म का प्रोग्राम का इनेकाद करते आ रहे हैं, मगर इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में मायूसी नज़र आई फॉर्म भरने में। काफ़ी कम लोगों ने हज का फॉर्म भरा। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 18 ईयर्स से कम और 65 ईयर्स एंड अबाव लोगों के लिए सऊदी कौंसलेट ने जो है सऊदी हुकूमत ने हज के लिए मना फरमाया। और उसके साथ साथ दूसरी जो उसकी एक वजह ये भी थी कि तकरीबन 3.25 लाख तक का अमाउंट जो है वो हज के लिए रखा गया। तो एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसके लिए काफ़ी लोगों में फॉर्म भरने में मायूसी। कर्नाटक असेंबली के सरमाई सेशन का आज आखिरी दिन था और कांग्रेस ने आज के इजलास का बायकॉट किया। कल ऐवान में मंजूर किए गए इंसदादे गौकशी बिल की पेशकशी और मंजूरी के तरीक़ेकार के खिलाफ कांग्रेस ने आज के इजलास के बायकॉट का ऐलान किया था। असेंबली में आज के इजलास में अपोजिशन की सफ़े खाली रहीं। बरसर इक़्तिदार जमात के अरकान ही ऐवान में नजर आए। कल ही कांग्रेस ने इंसदादे गौकशी कानून की मंजूरी के खिलाफ बतौर एहतजाज ऐवान से वॉकआउट किया था। कर्नाटक असेंबली में पास हुए इंसदादे गौकशी बिल को अदालत में चैलेंज करने पर जमीयतुल कुरैश गुलबर्गा के जिम्मेदारान गौर कर रहे हैं। जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारान का कहना है कि बेंगलुरु की जमीयतुल कुरैश से मशवरा और हिदायत पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। गुलबर्गा की कुरैश बरादरी का कहना है कि हुकूमत ने इस सनद से वाबस्ता अफराद से बातचीत किए बगैर ही असेंबली में बिल पेश करके अवाम मुखालिफ होने का सबूत दिया है। इंसदादे गौकशी बिल न सिर्फ अक़लियतों बल्कि किसानों के भी मफाद के खिलाफ है। वीज़ा है और किसानों का जब बैल ये होता तो बेच के उड़ा होता, नहीं चलता, एक्सीडेंट होता, ये बेच के पैसे लेके एक दूसरा बैल खरीदते, फिर किसान की हम नुकसान का काम है। बिरादरी कुरैश बिरादरी के तो पूरे धंधे वगैरह इसी के ऊपर है। बहुत दुखदायक वाली बात है, हम इसका खंडन करते हैं। लिहाजा ये बिल वापस ले हमारे लिए और कर्नाटक के लिए बेनिफिट होगा। मुखालिफत करेंगे इसलिए जितने भी सेकुलर जहन वाले हिंदू, क्रिश्चियन और सिख, ईसाई, बुद्ध सारों को लेकर हम ना सिर्फ मुखालिफत करेंगे, कानूनी फाइट भी करेंगे। ये बिल जो कल जो पास हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पास किया है, इस बिल के मुकाबले में मैं ये इस बात को कंडम रखता हूँ कि ये बिल जो है सिर्फ खसाई के ताल्लुक से नहीं है, ये बिल जो है हम सारे हिंदुस्तान के ताल्लुक से है। इसके खिलाफ हैं गवर्नमेंट के, हम इससे जो है ना फाइट करेंगे। इससे जो है ना जो भी कानूनी फाइट है हम उससे बराबर कर जो है ना इसका हमारा हम जो है ना हक कर लेने की कोशिश। कर्नाटक असेंबली में मंजूर किए गए गौकशी मुखालिफ बिल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। कांग्रेस के नुमाइंदों ने कहा कि बीजेपी तरक्की की बुनियाद पर नहीं, कम्युनल एजेंडे की बुनियाद पर हुकूमत चला रही है। किसानों, दलितों और अक़लियतों को परेशान करना बीजेपी हुकूमत का मकसद है। वाज़ेह कि कर्नाटक की असेंबली में कल गौकशी पर पाबंदी का बिल मंजूर हुआ है। बीजेपी हुकूमत में आई है, इनका मकसद तरक्की नहीं है, इनका मकसद मुल्क की क्या है, तमाम लोगों को साथ लेके चलना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद मुसलमानों के ऊपर है ना निशानगी करने का है। चाहे वो जो कोई भी बिल आए, इंशाल्लाह उसके ऊपर किस तरीके से हमें उसके खिलाफ करना है, हम सब एक होकर खड़ेंगे। गाय, भैंस है, बैल है, वो भी छीनने का आज बिल लाया गया है। आज पूरा किसान भूखे मारने के लिए बीजेपी जो कर सकती है किसानों के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ आज दलित समाज के जो लोग हैं, SC/ST समाज के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के समाज के जो लोग हैं, मुसलमान क्रिश्चियन जो समाज के लोग हैं, बहुत सारा बड़ा तबका जो कूली का काम करता है, मेहनत मशक्क़त करता है, मजदूरी करता है, वो खाता है बीफ को। 200 रुपये में उसे प्रोटीन मिलती है, उसे ताकत मिलती है।
बेंगलुरु से मैसूर जाने वाली शाहराह पर मौजूद हजरत सादिक अली शाह हुसैनी की दरगाह पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ के हाथों दरगाह के अहाते में नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, जबकि मौजूदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नई इमारत का इफ्तिताह मकामी रुकन असेंबली एम कृष्णप्पा ने किया। बेंगलुरु के सैटेलाइट बस स्टैंड से मुंसलिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आमदनी से इस वक्फ इदारे ने कम वक्फे में नुमाया तरक्की की है। मैसूर के MLA तनवीर सेठ ने कहा कि औकाफी इदारे मुल्क और मिल्लत की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तरक्याती कामों के लिए बैंक के बजाय मरकजी और रियासी वक्फ काउंसिल से कर्ज हासिल करें। दरगाह और मस्जिद कमेटी के सदर सईद नाजिमुद्दीन ने कहा कि दरगाह के अहाते में 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उर्दू स्कूल की इमारत तामीर की गई है। अब 3 करोड़ के तखमीने से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शादी महल तामीर किया जाएगा। आज हमारे सामने बहुत सारे मंसूबे हैं। इन मंसूबों को काफ़ी लोगों को इस चीज़ का भी इल्म नहीं है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल से कर्जा लिया जा सकता है। जहाँ बहुत सारे लोग बैंक के लोन लेकर है ना, सूद लेना और सूद देने में इनका है ना काफ़ी सारा पैसा जा रहा है। ये चीज़ हमारे लिए हराम है। वक्फ काउंसिल मिल्लत का पैसा है, मिल्लत के पैसों से है ना इदारों को तरक्की करें और बाकायदा वापसी करें। स्कूल के तामीरी काम के लिए 25 लाख रुपया तनवीर सेठ साहब ने ग्रांट दिया था। वो तामीरी काम पूरा मुकम्मल हो चुका है। अभी क्या मंसूबा है? अभी जो इफ्तिताह करें, अभी जो TDR का पैसा जो है उस TDR के पैसे से इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन क्या है, इसका तखमीना क्या? पार्किंग आएगी, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में फंक्शन हॉल बनाएंगे, उसके ऊपर जो है 26 दुकानें का प्रोग्राम किया है। वो 2014 के लीज रूल्स में एक कमेटी के या इदारों के मुतवल्ली 12 महीनों के लिए या 12 महीनों से कम वक्फे के लिए यहाँ पर लीज पर दिया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो कर्नाटक वक्फ बोर्ड को वो एक प्रपोज। अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के मकसद से चलाई जा रही मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीम का झारखंड में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। इस मामले में धनबाद जिला इंतजामिया के जरिए कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस फर्जीवाड़ा में रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन और BJP के सीनियर लीडर कमाल खान का भी नाम सामने आया है। धनबाद के कांग्रेस लीडर परवेज अख्तर ने कमाल खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं कमाल खान ने इस फर्जीवाड़े में अपनी शमूलियत से साफ इनकार किया है। से हमने सियासत के तमाम ओहदे पर फायज रहे कांग्रेस में, हमें इसका इल्म हुआ और न्यूज़ 18 उर्दू बुलेटिन का शुक्रिया है कि उसने इसको खबर को बहुत मजबूती से दिखाया और हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया और सब फ़ौरन FIR का हुक्म दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने वज़ीर आला झारखंड का। और धनबाद की ज़मीन पर अभी FIR लगभग जो उसमें मुलविस लोग हैं उस पर हो चुका है और ये बहुत ज़रूरी है। हम गुजारिश करेंगे कि जो भी हमारी कमेटी या अदारा या जो भी कमीशन या जिसको भी सरकार ने जिम्मा दिया है इस जांच का, वो तह तक जाएं। तो उसका मकाम है। कमाल खान जैसे इंसान जिसको ये जिम्मा दिया गया कि आप अक़लियती कमीशन का चेयरमैन बनकर अक़लियत के बच्चों के फलाह के लिए, तालीम के लिए, तरक्की के लिए काम करें, वो इंसान गरीब बच्चों का स्कॉलरशिप की हकमारी करता है। जो भ्रष्टाचार किया है निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। जहाँ तक है मेरे का तो मैं कह सकता हूँ कि अक़लियती कमीशन झारखंड के अध्यक्ष के उस समय था, मैं अभी साबिक अध्यक्ष हूँ, कोई आपका वो विषय बनता ही नहीं। चूँकि अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम अगर है, मरकजी वित्त विकास निगम, फिर स्टेट में भी बनता है, पैसा मरकजी देती है और वो उसका विषय है। और वहाँ वित्त विकास निगम झारखंड का भी बना हुआ था पूरा स्टेट। अब आपका सेटर लोग जो है वो बदनाम करने के लिए मेरे पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी बेनकाब होंगे और साज को आँच नहीं। मालेगांव में कॉरपोरेशन और अपने इलाके के कॉरपोरेटर से सड़क, गटर और दूसरी बुनियादी सहूलियात के मुतालबात करके परेशान होने के बाद मकामी लोग चंदा जमा करके अपने इलाके में बुनियादी सहूलियात के कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। इसी तरह शहर के एक इलाके में टोपी बुनने का काम करने वाली चरखा का
काटने वाली और मोती पोड़ने का काम करने वाली खवातीन और मजदूरों ने अपने इलाके की सैकड़ों मीटर गटर को तामीर करने का आज़्म किया और हर घर से पैसे जमा किए। ऐसा ही रुझान शहर के दीगर इलाकों की आवाम में भी देखने को मिला है। इतनी परेशानी से यहाँ पे उठा रहे हैं, करीब 8-10 साल से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इतने जानवर परेशान करते, भूस परेशान करती, और फिर पानी भरा रहता, बच्चे उसी में छपर छपर करके आते जाते हैं। हम लोग उसी में कपड़े उठा के सारे कपड़े खराब हो जाते, ना नमाज पढ़ पाते, ना कोई तिलावत कर पाते, इतनी गंदगी इधर है। गरीब लोग पैसे मिला के यहाँ नाली बनाए हैं और बच्चे लोग का पढ़ावा जाए कि घर चलावा जाए कि घर रोड सड़क बनाए, गटर बनाए, कहाँ से लागे तक बनाए। पूरा पानी जमा रहता था, पानी का कहीं निकाल नहीं था। हमारी माँ बहनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और यहाँ तक कि बड़ी उम्र की औरतों को और बड़ी उम्र के मर्दों को और बच्चों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और हमारी माँ बहनें टोपी पहन कर और हमारे भाई मजदूरी कर लूम चला कर, कोई तरासन भरता है, कोई भीम जोड़ता है, कोई गटनी जोड़ता है, ये सब काम करके पैसा जमा कर इन लोगों ने गटर बनाने का अज़्म किया, इरादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह गटर का काम भी मुकम्मल। गारेहाय एलोरा, गारेहाय अजंता और बीबी का मकबरा समेत औरंगाबाद सर्कल के सयाहती और तारीखी मकामात को मशरूत तरीके से सयाहों के लिए खोल दिया गया। पहले दिन मनीताज यानी बीबी के मकबरे में सयाहों की आमद शुरू हुई। ताहम एक दिन में सिर्फ 2000 सयाही किसी भी सयाहती मकाम की सैर कर सकते हैं। जिला कलेक्टर की हिदायत की रोशनी में सयाहों के लिए कोरोना वबा से बचने के लिए तमाम तरह एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। यहाँ पहले रोज मकबरे की सैर को आने वाले दीगर रियासतों के सयाहों ने खुशी का इजहार किया, साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के तरीक़ेकार और कोई रहनुमाई न होने की शिकायत भी की। सर एक्चुअली मैं तो कोल्हापुर से आया हूँ। एक्चुअली हम लोग आए थे एग्ज़ाम के लिए, सोचा एग्ज़ाम करके थोड़ा घूम के जाएंगे, औरंगाबाद वगैरह सब देख के पूरा। तो जैसे हम लोग आए कि मालूम पड़ा कि पूरा बंद है, यहाँ के देखने के लिए कुछ भी नहीं है, तो पूरा हम लोग नर्वस हो गए थे। फिर कल न्यूज़ में मालूम पड़ा कि ऐसे कल से खुल रहे, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। तो आज जैसे हमने ऑनलाइन बुकिंग किया तो फर्स्ट नंबर हमारा ही लग गया। लकीली हम लोग जैसे एंट्रेंस का एग्ज़ाम का नंबर मेरा यहाँ पर लगे, हम लोग बहुत खुश हो गए कि ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर हमारी अच्छी से सयाहत हो जाएंगी। मगर यहाँ पर आने के बाद जो है तो सब कुछ बंद था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किस्मत के यहाँ पर सभी ओपन हो गया, खुल गया और हम लोग हमारे बच्चे अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ऑनलाइन लिए पर टिकट की जो सुविधा है वो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन जो है टिकट बुक कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई असिस्ट भी नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोग जो है कि हमारे ऑनलाइन टिकट बुक कराने के लिए परेशान हो। दुनिया भर में आज आलमी यौम हुकूक इंसानी मनाया गया। सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, मगर चीन में हो रहे युगोर मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद नज़र नहीं आता। रज़ा अकेडमी के सरबराह मोहम्मद सईद नूरी ने रज़ा अकेडमी के मेंबरान के साथ चीनी कौंसलेट के बाहर ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने चीनी हुकूमत मुर्दाबाद, चीन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, हिंदुस्तान की ज़मीन खाली करो, हम अपने फौजियों का बदला लेकर रहेंगे, युगोर मुसलमानों पर जुल्म बंद करो जैसे नारे लगाए। मोहम्मद सईद नूरी और दीगर रज़ा अकेडमी कारकुनों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कुछ देर के बाद उन्हें रिहा किया गया। न नमाज आती है मुझको न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इन यादगार शेरों के खालिक, आपको बता दें आज जो है इन यादगार शेरों के खालिक और रईसुल अहरार कहे जाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के वो पुरजोश और मुखलिस रहनुमा थे जिन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन पर एक खास रिपोर्ट। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर रियासत के एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल खानदान में 10 दिसंबर 1878 को पैदा हुए। 2 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा जो कि बी अम्मा के नाम से मशहूर थी, मजहबी मिजाज रखती थी, इसलिए बचपन से ही मोहम्मद अली को इस्लामी तालीम से गहरा शगफ रहा। इब्तिदाई तालीम पहले रामपुर और फिर बरेली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पाई। आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। बीए का इम्तिहान कामयाबी से पास किया
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज में उन्होंने जदीद तारीख का मुताला किया और इंग्लैंड से वापसी पर रामपुर और बड़ौदा की रियासतों में मुलाजिम हो गए, मगर जल्द ही मुलाजमत से दिल भर गया। कलकत्ता जाकर अंग्रेजी अखबार कामरेड निकालने लगे, जो मौलाना की इंशा परदाजी और जहानत ताबा की बदौलत हिंदुस्तान में ही नहीं दूसरे मुल्कों में भी शौक से पढ़ा जाता था। उन्होंने उर्दू रोजनामा हमदर्द भी जारी किया, जो बेखौफ इजहार ख्याल का मुरक्का था। जद्दोजहद आज़ादी में सरगर्म हिस्सा लेने पर मौलाना की जिंदगी का काफी हिस्सा कैदबंद में बसर हुआ। 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू करने पर गिरफ्तार हुए। बड़े भाई शौकत अली भी उनके साथ थे। अली बिरादरान की वालिदा के हवाले से ये शेर उन दिनों नारा बनकर गूंजते रहे। अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और बाद में दिल्ली मुंतकिल हो जाने वाली जामिया मिलिया इस्लामिया के क़याम में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बड़ा हाथ था। कुछ अरसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सदर रहे, लेकिन फिर इससे अलग हो गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को शायरी का भी शौक था। बचपन से ही मिर्जा दाग दहलवी के आशिक और शागिर्द थे। उनके शेरी मजमुए दीवान जौहर और मजमुए कलाम जौहर के नामों से शाया हुए। तकरीरी और तहरीरी निगारशात में खुतबात मोहम्मद अली और सफरनामे यूरोप शामिल हैं। खुद उन पर भी दर्जनों किताबें लिखी गई हैं और चंद वर्ष कबल उनके नाम पर रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। दिसंबर 1930 में मोहम्मद अली जौहर शदीद बीमार थे। एक आंख जवाब दे चुकी थी, दूसरी से कम दिखाई देता था। जोड़ों में दर्द रहता था। शुगर का आर्जा बढ़ चुका था। फिर भी गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लिस्तान चले गए। खैर ख्वाहों ने पूछा, इस हालत में क्यों सफर करना चाहते हो? तो जवाब दिया, मरने के लिए। डॉक्टरों को ये कहते हुए समझाया कि एक सिपाही का ये फर्ज होता है कि जब उसका मजहब और मुल्क खतरे में हो तो अपनी जान जोखिम में डालकर फर्ज मनसबी को पूरा करे। लंदन में आज़ादी ये वतन का मुतालबा करते हुए फरमाया कि अगर तुम अंग्रेज मेरे मुल्क को आज़ाद न करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा और तुम्हें मेरी कब्र भी यही बनाना होगी। कुछ दिनों बाद 4 जनवरी 1931 को लंदन में ही इंतकाल फरमाया। वफात से पहले वसीयत कर गए कि मुझे सिर्फ आज़ाद मुल्क में दफन किया जाए। मौलाना की मैयत बैतुल मुक़द्दस ले जाई गई, जहां मस्जिद अक़सा में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान उनकी वफात के 16 साल बाद आज़ाद हुआ, जिस पर उन्हीं की मशहूर गज़ल का ये मतलब याद आता है। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। भोपाल की ख़वातीन ने बेगम्स ऑफ भोपाल के नाम से तंजीम कायम करके भोपाल की तारीखी इमारतों के तई न सिर्फ हुकूमत को बेदार करने की मुहिम शुरू की है, बल्कि नई नस्ल को शहर के तारीखी वर्से से रूबरू कराने की मुहिम शुरू की है। मुहिम का आगाज़ भोपाल के परी बाज़ार से किया गया। हेरिटेज ड्राइव के नाम से शुरू की गई मुहिम में परी बाज़ार, बेनज़ीर पैलेस, ताजुल मसाजिद और शेखलादास की बगिया से नई नस्ल को न सिर्फ रूबरू कराया गया, बल्कि हुकूमत से उनकी तज़ीनकारी का भी मुतालबा किया गया। बेगम्स ऑफ भोपाल तंजीम की कारकुनान से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने खास बातचीत की। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद हमें देख रहे हैं कि करके तारीखी इमारतें गिरती जा रही हैं। बेगम्स ऑफ भोपाल ने एक मुहिम शुरू की है। आइए उनसे जानते हैं कि इस मुहिम के पीछे मकसद क्या और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि आप लोग जो है इस ड्राइव को लेकर चल रहे हैं। इसकी इसलिए ज़रूरत हुई कि अपना जो हेरिटेज है वो अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खोता जा रहा है। आज की नई जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है कि भोपाल क्या शहर है, किसका शहर है, और इसमें मेन लोगों ने इसके डेवलपमेंट में, मतलब आज से बहुत पुराने ज़माने से लेडीज़ जो हैं वो इसके डेवलपमेंट के लिए लगी हुई हैं। तो इसी की अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये ड्राइव करी थी, जब हम लोगों ने अपना क्लब शुरू किया था, और अभी भी इसका 1 साल हो गया। तो इसके लिए हम लोग फिर से यही कर रहे हैं कि उसको रिवाइव करने के लिए हेरिटेज को ये ड्राइव है। हेरिटेज को जो है रिवाइव करने के लिए, तारीखी इमारतों को बचाने के लिए एक मुहिम, और यकीनन जो है अगर आप अपने तारीख को, अपने शहर को नहीं जानते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है कि ख्याल कहाँ से आया कि इस तरह की जो है ड्राइव शुरू की जाए और नई नस्ल को भी जोड़ा जाए। क्योंकि क्या है कि अभी जिस तरह का माहौल हो रहा है, सोशल मीडिया
बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो हमारा पुराना कल्चर ट्रेडिशन भूलते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा भोपाल, जिसका हमेशा से बहुत रिच हेरिटेज रहा है, बेगमों का शहर रहा है, तो हम लोगों ने यही सोचा कि ये क्लब भी इस्टेब्लिश किया जाए। लास्ट ईयर भी हमने इस ड्राइव के साथ ही स्टार्ट किया था। और हेरिटेज खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।